तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड पार्ट ऑफ द राइज ऑफ मराठा क्लास 8th। देखो अभी जो न्यू बुक्स है ना, तो टीचर अभी इन बुक्स के साथ में यूज हो रहे हैं, तो इस चैप्टर से बहुत कुछ आने की संभावना है। क्योंकि देखो मराठा ना एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ना टीचर्स के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो इस चैप्टर को समझना काफ़ी इजी है। इफ़ हम कंपेयर विद द सेकंड चैप्टर जो आपने रीड किया था, रीशेपिंग द पॉलिटिकल मैप, उसको आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल डायनेस्टीज़ की बात हो रही है। वहाँ पे टर्क्स की भी बात होगी, वहाँ पे खलजीज की भी बात होगी, वहाँ पे लोदीज की भी बात होगी, वहाँ बाबर की भी बात होगी, वहाँ पे मल्टीपल राजपूत किंग्स की भी बात होगी। बट इस वाले पॉइंट्स में आपको केवल मराठा पे फोकस करना है। तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में रीड किया था कि किस तरीके से शुरुआत हुई। थोड़ा उसको रिकैप करते हैं। तो उसमें सिंपली क्या था, सबसे पहले तो जो मराठा हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, वो हमको पता है। और द वर्ड ऑफ मराठा डायरेक्टली लिंक टू द मराठी लैंग्वेज, जो 12th सेंचुरी से शुरू होती है। जैसे जैसे मराठी लिटरेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे मराठी लैंग्वेज बढ़ेगी, उसी तरीके से लोग कनेक्टेड होते जाएंगे। मल्टीपल सेंट आएंगे, जैसे तुकाराम हो गए, और जो शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, वो जाके क्या करेंगे, लोगों को यूनाइट करेंगे। जो मल्टीपल मराठा लॉर्ड्स हैं वो भी ट्राई करेंगे एक स्टेबलिश एम्पायर बनाने की, बट वो बना नहीं पाएंगे। लास्ट में आएंगे शिवाजी की जो कैपेसिटी है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, उसकी वजह से क्या होगा, एक न्यू एम्पायर निखर के सामने आएगा, दैट्स कॉल्ड द मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थे आपके साउथ के एम्पायर्स। तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो साउथ के किंगडम्स थे उनसे उनको क्या करनी थी, फाइट करनी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि औरंगजेब की जो फाइट थी वो शिवाजी के साथ तो थी, बट शिवाजी की जब डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में औरंगजेब चाहता तो संधि कर सकता था, पर उन्होंने शिवाजी के बेटों से भी वही राइवलरी शुरू की। तो अब हम जाके पढ़ेंगे द मराठाज आफ्टर शिवाजी, यानी शिवाजी के बाद में मराठाओं के साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ, और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। थोड़ा मैं ना मिड में सेट हो जाऊँ ताकि सही भी लगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। चलिए लेट्स बिगिन। वेलकम ऑन द एडुफाई जीएस। और ये जो टॉपिक है इसमें हम दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं, एक तो मराठा आफ्टर शिवाजी, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठास। तो ये दो टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो मराठा आफ्टर छत्रपति शिवाजी। तो मैंने आपको छत्रपति का मतलब बहुत पहले बता दिया था, यानी छत्र को रखने का राइट था। क्योंकि जब शिवाजी का मतलब सिंहासन अवरोहण हुआ था, जब ये सिंहासन पे बैठे थे, जब ये राजा बने थे, तो सिंपली इनका जो भी रिचुअल्स हुए थे वो सारे हिंदू रीति रिवाज से हुए थे, जो जो वेदों में लिखा गया है कि राजा का सिंहासन पे अवरोहण कैसे होना चाहिए, यानी राजा का रास्ता किस तरीके से होना चाहिए। तो छत्रपति का मतलब ये है कि छत्र रखने का जो राइट है वो शिवाजी को है। आप जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऐसे मल्टीपल किंग देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने साथ में उपाधियों को यूज किया। तो यानी आपने पहले चैप्टर्स में भी 7th में भी पढ़ा होगा, और अब यहाँ पे भी आप इसको रीड कर रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको उसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो सबसे बेस्ट मूवी तो यही है, छावा। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी मूवी है जो शिवाजी के सन थे संभाजी, उनके ऊपर बनाई गई है। ठीक है, तो ये लीडर्स इमर्ज कंटिन्यू हिज लेगेसी। जो बाद में राजा हुए, डेफिनेटली मराठा एम्पायर को एक प्रॉब्लम तो देखने को मिली, क्योंकि नो वन कैन रिप्लेस शिवाजी। देखिए जो एक एम्पायर होता है उसमें जो किंग होता है, जो फाउंडेशन स्टोन रखता है, उसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सेकंड चैप्टर की, तो उसमें आपने बलवन के बारे में पढ़ा होगा। बलवन के बाद में टर्क एम्पायर बहुत गंदे तरीके से गिरा, उसको खलजीज ने आकर रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि जो बलवन था उसने सारी की सारी पावर अपने पास में रखी। बट मराठा एम्पायर के साथ में सबसे अच्छी बात जो थी, जो शिवाजी के एंसेस्टर्स आएंगे, जो उनके सन आएंगे, जैसे संभाजी हो गए और राजा राम हो गए, वो कैपेबल थे। उससे ज़्यादा कैपेबल ये थे कि जो मराठा किंगडम की रानियां हैं, जो महारानियां हैं, जो राजमाताएं हैं, वो भी पॉलिटिक्स में, राजतंत्र में काफ़ी कैपेबल होंगे। इसीलिए मराठा एम्पायर मुगल एम्पायर को रिप्लेस करके इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनने वाला था। मुगल एम्पायर ट्राई टू डिस्ट्रॉय मराठा पावर। मुगल एम्पायर लगातार ट्राई करेगा। जैसे शिवाजी के टाइम की बात करूँ तो शिवाजी के टाइम पे औरंगजेब ने बहुत सारे लोगों को भेजा। पहले शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां जो थे वो औरंगजेब की जो मम्मी थे उनके भाई थे, यानी एक तरीके से बोलूँ तो शाइस्ता खां मामा लगते थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो औरंगजेब के जो बेटे थे उनके फादर इन लॉ भी थे। तो शिवाजी उनकी क्या काट देंगे, उंगलियां काट देंगे। क्योंकि जो शाइस्ता खां है उसने क्या किया था, जो पुणे है, पुणे को कैप्चर कर लिया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो पूना है या पुणे है उसमें मराठाओं का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी था। तो शिवाजी ये प्लान बनाते हैं कि हम बारात में जाएंगे, एक बारात का वो बनाएंगे रेप्लिका, और जब हम पुणे में एंट्री लेंगे तो हम जाके हमला कर देंगे। तो सारे लोग शाइस्ता खां के पास में जाते हैं कि सर बाहर से एक बारात आने वाली है, आप प्लीज अलाउ कर दो। शाइस्ता खां अलाउ कर देता है। तो जैसी बारात अंदर आती है, वो बारात नहीं होती, वो ना मराठा वॉरियर्स होते हैं।
तो शाइस्ता खां के जाके क्या कर देते हैं, सारी उंगलियां काट देते हैं। जहाँ तक मैं ठीक हूँ, इस मूवमेंट को आज भी महाराष्ट्र में शिव तेज दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मराठा कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल एंड सर्वाइवल एंड एक्सपेंशन। तो ऐसा नहीं था कि मुगल्स के आने से मराठाओं पे कोई भी इफेक्ट पड़ा, मुगल्स के आने से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, मुगल्स के आने से एक प्रेशर जरूर था, पर मराठा लगातार मुगल पावर को, औरंगजेब को रोकते रहे। तो मराठा रिमेन द स्ट्रॉन्ग आफ्टर द शिवाजी डेथ, यानी इतना हैवी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि जो उनके सक्सेसर हैं, जो शिवाजी के सक्सेसर हैं, वो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करेंगे। तो उसके बाद में आते हैं संभाजी बिकम द छत्रपति। जो उनके सन हैं संभाजी, वो क्या देखने को मिलेंगे, आपको नए छत्रपति देखने को मिलेंगे। अब शिवाजी के 2 सन हैं बेटा, एक तो संभाजी है, एक राजा नाम है, ठीक है। अब संभाजी जो हैं बिकम द नेक्स्ट छत्रपति, जो संभाजी हैं वो नेक्स्ट छत्रपति बनेंगे, और वो किसकी जगह लेंगे, शिवाजी की जगह लेंगे। कंटिन्यू रजिस्टिंग द मुगल एक्सपेंशन। अब आप खुद सोचिए, जो औरंगजेब है उसका जो फाइट चल रहा है वो शिवाजी से भी चल रहा है और संभाजी से भी चल रहा है। मराठा रिमेन द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ड्यू। तो औरंगजेब के सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, वो अभी भी मराठा ही हैं। अब देखिए, मराठाओं की जो नीति है औरंगजेब के लिए वो भी थोड़ी अलग है, क्योंकि मुगल आर्मी का साइज अपने आप में बहुत बड़ा है। पहले औरंगजेब शाइस्ता खां को भेजेगा, फिर जय सिंह को भेजेगा। जब जय सिंह और शाइस्ता खां दोनों से नहीं होगा तो फिर सिंपली औरंगजेब खुद आएगा। अब औरंगजेब को हराने के लिए जो नीति मराठा अपनाएंगे वो दुनिया की सबसे स्मार्ट नीति है। उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को मल्टीपल फाइट्स में हराया। वो एक किले को जाके कवर अप करता था, मराठा दूसरे किले में चले जाते थे। वो पूरी सेना को लेके क्या अप्रॉक्सीमेटली दूसरे किले को जाके कैप्चर करता था, मराठा तीसरे किले में चले जाते थे। लगातार मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन भी हो रहा है, और जो औरंगजेब है वो लगातार पागलों की तरह दक्कन में घूम रहा है। यानी जो औरंगजेब था उसके लाइफ के एंड के 20 ईयर दक्कन में पागल घूमते हुए निकले। एंड ऑफ द डे बादशाह इधर से उधर घूमता हुआ मारा जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ औरंगजेब। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या आने वाली है, जब औरंगजेब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, समझो शिवाजी तो चले गए, शिवाजी की जगह संभाजी आए, ठीक है। तो एक तो सेना बर्बाद हो रही है भाई। आप सोचो, एक लड़ाई हुई, लड़ाई 1 महीने चली, 2 महीने चली, 3 महीने चली, लड़ाई खत्म हो गई। बट अब लगातार 20 ईयर्स तक एक जगह से दूसरी जगह जाए तो आपकी सेना तो कमजोर होगी। तो मुगल साम्राज्य को गिराने में एक बहुत बड़ा हाथ मराठा एम्पायर का भी था, क्योंकि औरंगजेब ने अपने राज्य को इतना कमजोर कर दिया था जिसको वापस से रिकैप्चर करना या रीबिल्ड करना काफ़ी मुश्किल था। संभाजी कैरिड द फॉरवर्ड शिवाजी मिशन अगेंस्ट द मुगल्स। यानी जो मिशन शिवाजी ने स्टार्ट किया था, या जो स्वराज्य का मिशन शिवाजी ने स्टार्ट किया था, उसको संभाजी क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। शिवाजी आ रहे हैं, शिवाजी के बाद में कौन आते हैं, संभाजी आते हैं। उसके बाद में जब आप बात करें औरंगजेब कैंपेन द डेक्कन, औरंगजेब ने सबसे पहले आके बीजापुर को इन्वेड किया, गोलकुंडा को इन्वेड किया। अब देखिए, बीजापुर और गोलकुंडा की जब मैं बात करूँगा तो इसके पीछे भी कहानी बड़ी अजीब है। गोलकुंडा के किले को भी औरंगजेब हरा नहीं पा रहा था। उसने क्या किया, जो गोलकुंडा का किला है, देखो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना गोलकुंडा, ये देखिए ये वाला जो गोलकुंडा का किला था, इसके पहरेदार को पैसा देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसने क्या किया, गोलकुंडा के किले के पूरे गेट ओपन कर दिए, ठीक है। आज भी अगर आप गोलकुंडा के फोर्ट को जाके देखोगे तो बहुत शानदार फोर्ट बना हुआ है, आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा नमूना है। इवन वहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है कि जो जहाँ पे गार्ड खड़ा होता था, अगर वो ताली बजाता था ना तो वो ऊपर जाकर सुनाई देती थी, ऊपर जो महल बना हुआ था। तो गोलकुंडा और बीजापुर को हराएगा औरंगजेब और अपने राज्य में मिला लेगा। अब आपको पता है ये जो बीच वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसका है, ये मराठाओं का पार्ट था। तो इस पार्ट पे क्लैश होना तो जरूरी था, क्योंकि औरंगजेब दिल्ली से उठ के किस टेरिटरी में आ रहा है, मराठा टेरिटरी में आ रहा है। बट बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि औरंगजेब को ये पता ही नहीं था कि यहाँ की ज्योग्राफी किस तरीके की है। अगर वो इस ज्योग्राफी को समझ जाता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो मराठाओं के सामने टिक सकता था, क्योंकि मराठाओं ने क्या यूज किया, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया। तो जैसे उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता, ही फोकस टू डिस्ट्रॉइंग द मराठा पावर। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के जाने के बाद मराठा पावर को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिगिन बिटवीन द मुगल्स एंड मराठा। एक अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स के लिए मराठा वर्सेस मुगल होने वाला था। बट एंड ऑफ द डे दोनों ही सक्सीड नहीं हो पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मराठा पूरी तरीके से मुगल्स को इरेज कर देंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मुगल पूरी तरीके से मराठा को इरेज कर देंगे। बट जैसे ही मराठा पावर पेशवाओं के हाथ में जाएगी, वो मुगल्स को इतना वीक कर देंगे कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दिल्ली के तख्त पे कौन सा सुल्तान बैठेगा, कौन सा बादशाह बैठेगा, ये भी पूना में बैठे हुए मराठा तय करते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो लॉन्ग वॉर चल रही है मुगल्स और मराठा के बीच में,
उसमें सबसे ज़्यादा लॉस मराठाओं को तो नहीं होने वाला, मुगल्स को होने वाला है। क्योंकि उसकी दो रीज़न है। देखो बीजापुर तो जीत लिया, गोलकुंडा भी जीत लिया, मराठाओं को हराने में औरंगजेब क्या रहता है, अनसक्सेसफुल रहता है। और जब औरंगजेब अनसक्सेसफुल होता है तो औरंगजेब के पास में कोई मजबूत बादशाह नहीं आएगा। तो इस वजह से जो मराठा और मुगल कॉन्फ्लिक्ट है वो 20 साल तक चलेगा, एक लॉन्ग टाइम तक क्लेम चलेगा। औरंगजेब कंसीडर द मराठा इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन द डेक्कन, यानी औरंगजेब का मानना है कि जो मराठा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट चैलेंज है। और अगर ये कहीं पे बैठ के संधि भी करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता। देखिए ये जो पिक है मैंने अक्षय खन्ना सर का लिया है, छावा मूवी, दिस इज अ ग्रेट मूवी, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, जाके तुम देख सकते हो। संभाजी कैप्चर्ड बाय द मुगल्स फोर्सेस। देखो दिस इज द ट्रेजिक इवेंट, यहाँ पे जाके पता पड़ेगा कि औरंगजेब वास्तव में कितना अलग लेवल का पागल आदमी था। ही टॉर्चर ब्रूटली। अगर आपने छावा मूवी देखी होगी तो आप इस स्लाइड से रिलेट कर पा रहे हो, है ना। औरंगजेब ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन, औरंगजेब ने क्या किया, जो संभाजी महाराज थे उनका एग्जीक्यूशन करा दिया। एंड रायगढ़ द मराठा कैपिटल वाज आल्सो कैप्चर्ड, यानी उसने क्या किया, रायगढ़ को भी कैप्चर कर लिया। डेस्पाइट द लूजिंग संभाजी द मराठा रिफ्यूज टू सरेंडर। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती क्या थी, वो अगर चाहता तो संभाजी को कैप्चर करके मराठाओं के साथ में कोई संधि कर सकता था, बट उसने क्या किया, संभाजी को इतने गंदे तरीके से एग्जीक्यूट किया कि मैं उसको इस लेक्चर पे नहीं बता सकता। इवन जो होता है ना स्किन, वो स्किन तक निकाल दी गई थी, केवल और केवल ये कि यहाँ तो तू मेरा रिलीजन एक्सेप्ट कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। और संभाजी महाराज ने रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही संभाजी महाराज को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सारे के सारे मराठा यूनाइट हो जाएंगे। देखो मराठाओं के अंदर बस एक ही कमी है कि मराठा लोग यूनाइट नहीं हो सकते। और वो केवल मराठाओं के अंदर प्रॉब्लम नहीं, हर स्मार्ट क्लैन में, हर स्मार्ट जाति में, हर स्मार्ट घर में यही प्रॉब्लम है कि वो लोग कभी एक नहीं होते, क्योंकि शेर कभी एक साथ रहते ही नहीं है। तो जैसे ही वो देखेंगे कि उनके राजा की डेथ इतने गंदे तरीके से मुगल बादशाह ने की है, सारे के सारे मराठा एक होकर औरंगजेब के पीछे लग जाएंगे। देखो हिस्ट्री है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अभी आप रिलेट कर रहे हो, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। अभी जो ईरान और यूएस वॉर चल रही है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सबसे पहले जाके किसको जान से मार दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मार दिया। देखिए जब सुप्रीम लीडर हटेगा ना तो कोई ऐसी अथॉरिटी बचेगी ही नहीं कि वो जाके डिसीजन ले पाए। और जब तक डिसीजन नहीं हो तो पावर मल्टीपल हैंड्स में चली जाएगी। इसीलिए ये लड़ाई लंबी चल रही है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा होते तो कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने के लिए सोचते। तो औरंगजेब का सबसे मूर्ख कदम था। अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से एनालाइज करते हो तो आप ये भी चीज़ पढ़ोगे कि अगर आपने कभी राजा को कैप्चर किया है तो प्लीज़ उसको एग्जीक्यूट मत करो, क्योंकि एग्जीक्यूट करो तो दूसरा जो दुश्मन देश है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। जैसे ही संभाजी महाराज को एग्जीक्यूट किया गया, सारे के सारे मराठा एक हो गए और किसके पीछे लग गए, औरंगजेब के पीछे लगे। नहीं, अब तो औरंगजेब की मट्टी पूरी तरीके से खराब होने वाली थी। आई थिंक ये सबसे पागलपन भरा कदम था। आई थिंक अगर मैं बोलूँ तो मतलब मूर्ख था, क्या कर सकते हैं। तो राजा राम स्ट्रगल कंटिन्यू। जैसे ही संभाजी जाएंगे, जो राजा राम है वो पूरी की चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे, जो शिवाजी के दूसरे बेटे हैं। राजा राम बिकम द नेक्स्ट छत्रपति। ही मूव द प्रेजेंट डे तमिलनाडु। वो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी पावर को रीगेन करने का ट्राई करेंगे। यानी जैसे वो तमिलनाडु में जाएंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, साउथ इंडिया में चला जाएगा। एंड मराठा फोर्ट कंटिन्यू टू रेजिस्टिंग मुगल अटैक। जो मराठा फोर्ट थे, जितने भी किले थे, वो लगातार मुगल फाइट को देख रहे थे। राजा राम केप्ट द मराठा रेजिस्टेंस अलाइव ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। क्योंकि देखो छत्रपति शिवाजी तो रहे नहीं और उनकी जगह पर जो रिप्लेस किया था संभाजी महाराज ने वो भी नहीं रहे। तो ये एक काफ़ी हार्ड टाइम है। इस हार्ड टाइम को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे भी मराठा एम्पायर को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी टेक्निकल पॉइंट था राजा राम के सामने, और राजा राम ने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी अलग बना रहा है। देखो समझने का ट्राई करो, औरंगजेब के बाद में कोई भी एक कैपेबल मुगल किंग नहीं आ पाएगा जो टूटते हुए मुगल एम्पायर को बचा सके। बट छत्रपति शिवाजी के बाद संभाजी के बाद में राजा राम, लगातार जो मराठा किंग्स आएंगे वो इतने कैपेबल हैं कि मराठा साम्राज्य को आगे तक ले जा पाएँ। एक और चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगा, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद में केवल मेल नहीं, फीमेल काउंटर पार्ट भी बहुत स्मार्ट है। आगे आप पढ़ोगे द फीमेल्स ऑफ मराठा एम्पायर, जैसे ताराबाई हो गई या जीजाबाई हो गई, और जो संभाजी महाराज की वाइफ थी वो भी काफ़ी विजनरी लीडर हैं। उनके सामने भी बस एक ही चीज़ है, एक ही गोल है कि हमको किसी भी तरीके से मराठा एम्पायर को जिंदा रखना है। बिकॉज जो सपना शिवाजी ने देखा है उस सपने को तो जिंदा रखना है ना। तो ये सब के सब एक सपने से कनेक्टेड है, पर मुगल एम्पायर के साथ में ऐसा नहीं है। इसीलिए आफ्टर
100 ईयर और विद इन 100 ईयर कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि मुगल गद्दी पे कौन सा बादशाह बैठेगा, कौन सा बादशाह नहीं बैठेगा, ये सब डिसाइड करने वाले हैं कौन, मराठा। इसीलिए 1761 जब थर्ड पानीपत का युद्ध होगा तो पानीपत के युद्ध में मराठा जाएंगे अहमद शाह अब्दाली से लड़ने। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह को ये डर था कि वो अहमद शाह अब्दाली से हार जाएगा। वैसे हार तो मराठाओं की भी हुई, उसके पीछे भी मल्टीपल रीजन थे, पर सोचो कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ पानीपत। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के ऊपर। तो दिस इज द पावर ऑफ द मराठा एम्पायर। तो मैं यही आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि मराठा एम्पायर में शिवाजी के बाद में जो जंग चली मुगल से, उस जंग में अल्टीमेट लॉस मुगल्स को ही हुआ है। ठीक है, एंड ऑफ द डे इतना कमजोर हो जाए कि 1857 में जो बहादुर शाह जफर होगा, जो लास्ट मुगल किंग होगा, उसको रंगून भेज देंगे कौन, अंग्रेज। इसके जो 2 बेटे होंगे उन दोनों बेटों को हुमायूं के मकबरे में क्या मार दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी। कौन मारेगा, अंग्रेज मारेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मुगल एम्पायर। तो इसके बाद में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए द रोल ऑफ द ताराबाई। दिस इज मैं वही तो बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो मराठा एम्पायर है वहाँ पे केवल मेल नहीं, फीमेल भी काफ़ी एम्पावर्ड है। द करेजियस क्वीन आफ्टर राजा राम द ताराबाई लेड द मराठास। यानी राजा राम के जाने के बाद में भी एक अच्छा लीडरशिप मिला है इन द फॉर्म ऑफ ताराबाई। आपको ये याद रखना पड़ेगा, शिवाजी आए, शिवाजी के बाद में संभाजी आए, संभाजी के बाद में राजा राम आए और राजा राम के बाद में ताराबाई आती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सी ऑर्गेनाइज द मिलिट्री कैंपेन इन मराठा अटैक द मुगल टेरिटरी। देख लिया, यानी लगातार पावर को बढ़ाने का ये फायदा होता है कि अब मराठा किंग्स सीधे जाके मुगल टेरिटरी को भी इन्वेड कर रहे थे एंड देयर पावर एक्सपेंडेड रैपिडली। यानी अंडर द लीडरशिप ऑफ ताराबाई मराठा पावर दूर दूर तक जाने लगे। ताराबाई प्लेड अ क्रूशियल रोल स्ट्रेंथनिंग द मराठा एम्पायर। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ एजुकेशन। देखिए, जो मुगल एम्पायर है ना, थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि अगर मुगल एम्पायर नॉर्थ इंडिया में भी रुक के रहता तो बहुत पावरफुल रहता। पर मुगल एम्पायर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इनको लगातार एक्सपेंड करना है। जैसे ये साउथ में आए तो ज्योग्राफी चेंज हुई, ज्योग्राफी को ये लोग समझ नहीं पाए। दूसरा, औरंगजेब एक तरीके का उस तरीके का रूलर था जो किसी पे विश्वास नहीं कर सकता था। ये शाइस्ता खां पे विश्वास करता, जय सिंह पे विश्वास करता तो डेफिनेटली मराठाओं के साथ में ये संधि कर सकता था, बट इसका दिमाग काम नहीं करता। बेसिकली जो जय सिंह थे उन्होंने शिवाजी को मना लिया था कि आप जाइए और औरंगजेब से बात कीजिए, डेफिनेटली बादशाह आपके साथ में क्या करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। जब शिवाजी गए तो जो औरंगजेब है वो शिवाजी से अच्छे से पेश नहीं आता, शिवाजी को ये बात पसंद नहीं आती और इतना गधा है, सॉरी मतलब एक्सट्रीम लैंग्वेज है, मतलब इस तरीके का लीडर है औरंगजेब कि वो सिंपली उठा के शिवाजी को बंद करा देता है। केवल शिवाजी को बंद नहीं कराता, उनके बेटे को भी बंद कराते। तो शिवाजी बड़े दिमाग लगा के आगरा से निकल भागते हैं। आपके पास में कोई भी पर्सन ट्रीटी करने आया है, आपको ट्रीटी नहीं करना तो मत करो, कम से कम उसको जेल तो मत दो। तो दिस काइंड ऑफ इंडियननेस गोइंग टू बी हैपन ड्यूरिंग दिस रीजन। अब लास्ट में मराठाओं से बागडोर निकल के जाएगी पेशवाओं के पास में। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप अच्छे से बाजीराव मस्तानी देख सकते हो। बेसिकली मैं इस मूवी को ज़्यादा एंडोर्स नहीं करूँगा क्योंकि इसमें एक वो प्यार वाला एंगल दिखाया है जो बॉलीवुड हर जगह दिखाता है। क्योंकि जो पेशवाएँ हैं, पेशवा के अंदर जो एक्सपेंशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। बेसिकली जो पेशवा होते थे वो मराठा एम्पायर के अंडर में मंत्री हुआ करते थे, बाद में ही सेनापति की तरह बिहेव करेंगे। मराठा स्टेट बिकम द मोर डिसेंट्रलाइज। जैसे जैसे मराठा स्टेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मराठा स्टेट डिसेंट्रलाइज होने लगेगी और रीजनल चीफ गेन द ग्रेटर अथॉरिटी। यानी जो पुणे में बैठे हैं वो तो सबसे ऊपर हो गए और रीजनल चीफ जो हैं उनके हाथ में भी पावर आने लगी। यानी मराठा आगे जाके 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, भोंसले हो गए, गायकवाड्स हो गए और भी मल्टीपल्स वो थे, 3 और थे, है ना, वो सिंधियाज हो गए जो ग्वालियर में। अगर मैं बात करूँ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, दे ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द मराठा इफ आई एम राइट। तो सिंधिया भी उसमें से एक थे। पेशवा बिकम द मोर इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर एंड द पेशवा ऑफ्टन एक्सरसाइज द मोर पावर देन द छत्रपति। एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ पे पेशवाओं के हाथ में ज़्यादा पावर थी छत्रपति से। क्यों? क्योंकि इनके अंडरटेकिंग में ना जो एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। बिकॉज बाजीराव जो हैं उन्होंने 40 वॉर्स किए हैं और हर वॉर में इन्होंने जीत हासिल की है। दैट्स कॉल्ड द रूथलेस वॉरियर। यानी मराठा एम्पायर को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने में पेशवाओं का बहुत बड़ा हाथ है और दे आर बिलोंग फ्रॉम द चित्तपावन ब्राह्मण्स।
तो पेशवा इमर्ज द रियल लीडर्स ऑफ द मराठा एम्पायर्स, यानी मुगल तख्त को कुचलने में अगर किसी का हाथ था तो पेशवाओं का हाथ था। हम बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ द मराठा पावर अंडर द बाजीराव पेशवा फर्स्ट, एक्सपेंडेड एम्पायर रैपिडली, ये हैं बाजीराव फर्स्ट। हिज सन नाना साहेब कंटिन्यू हिज एक्सपेंशन इन मराठा कंट्रोल द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी एंड ऑफ द टाइम जैसे जैसे पेशवाओं का एक्सपेंशन होगा मराठा एम्पायर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नाउ यू कैन सी दैट द एरिया अंडर द मराठा एम्पायर, तो ये जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो पेशवाओं का भी काफ़ी हैवी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। देयर इन्फ्लुएंस स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, यानी बाजीराव फर्स्ट द मराठा एम्पायर इनटू द पान इंडियन पावर। अब मैं थोड़ा आपको और बता दूं, शिवाजी के बाद में शाहाजी के बाद में राजा राम जी के बाद में ताराबाई जी, और ताराबाई के बाद में पेशवा आपको देखने को मिलेंगे। पेशवाओं के बाद में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेंशन रैपिडली होगा। पेशवा बाजीराव फर्स्ट बहुत तेजी से एक्सपेंशन करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पानीपत एंड द रिकवरी। देखिए पानीपत ये मूवी देख सकते हो, वैसे इस मूवी को मत देखना क्योंकि अर्जुन कपूर की एक्टिंग बहुत बेकार है, गंदी एक्टिंग है बहुत ज़्यादा। फिर भी अगर आपको हिस्टोरिकल नॉलेज लेनी तो ले लेना, कीर्ति सेन की भी एक्टिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखो मूवी भी देखने में ना वो मज़ा आता है जब आप छावा को देखते हो ना, तो विक्की कौशल ने जो वहाँ पे अभिनय किया है, जो एक्टिंग की है ना, वो एक्टिंग संभाजी महाराज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। और विक्की कौशल कहीं नहीं संभाजी के रोल के साथ में ना बहुत अच्छे से जजमेंट कर पाता है, बट पानीपत में अर्जुन कपूर नहीं कर पाए। और एक और चीज़ थी, पृथ्वीराज चौहान मूवी बनाई थी अक्षय कुमार ने, वो तो अलग ही ब्लेंडर था भाई साहब। ऐसी मूवीज़ को तो हॉल में बीच में छोड़ने का मन करता है भाई। पृथ्वीराज चौहान वॉज द यंग मैन। अगर आपको बनाना है किसी पर्सन को, एक यंग पर्सन को उठाओ बनाओ, क्योंकि बॉलीवुड में हीरोइज्म चलता है, ठीक है। अब पानीपत की लड़ाई में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। देखो मराठा सफर द हैवी डिफीट, क्योंकि पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ है वो 1761 में हुआ है, ये अहमद शाह अब्दाली के साथ में है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ डिस्पाइट द सेटबैक, एम्पायर रिकवर्ड। ऐसा नहीं था कि मतलब सेटबैक हुआ और पूरा एम्पायर टूट गया, नहीं। 1761 के बाद में मराठा एम्पायर बहुत अच्छे से रिकवर कर गया। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द माधवराव फर्स्ट एंड महादयाजी सिंधिया, उन्होंने लगातार इस एम्पायर को क्या किया, स्ट्रेंथन किया। एंड मराठा सो द रिमार्केबल रेजिलियंस आफ्टर पानीपत, उन्होंने इस हार से सीखा और लगातार चीज़ों को इम्प्रूव किया। एंड मराठा बिकम द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पावर अंडर द इंडियन हिस्ट्री, जिसको रिप्लेस करके कौन आएंगे अंग्रेज। अब देखो अंग्रेज के साथ में भी प्रॉब्लम क्या है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रिंग फेंस की नीति का यूज करेगी। वो मराठा पावर को एक लड़ाई में नहीं हराएगी, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लड़ाइयों में मराठाओं को हराएगी। अंग्रेजों की क्या नीति है, वो जाएंगे लड़ाई करेंगे, जीत रहे हैं तो ठीक है, हार रहे हैं तो वो संधि कर लेंगे। फिर वो बैठ के एनालाइज करेंगे कि भाई इस लड़ाई में ये गलती हुई, ये हमको आगे से नहीं करना। फिर वो दूसरी लड़ाई करेंगे, अगर उनको लगेगा कि इसके आगे हम नहीं लड़ सकते वहीं पर वो संधि कर लेंगे। इंडियन किंग्स में ये सबसे बड़ी कमी थी कि इनमें यूनिटी की कमी थी। तो अंग्रेजों के साथ में जो मराठा हैं उनके 3 युद्ध होंगे, दैट्स कॉल्ड द एंग्लो मराठा वॉर। तो द ब्रिटिश एंड मराठा फॉर द 3 एंग्लो मराठा वॉर, द इंटरनल डिसयूनिटी वीकेंड द मराठा एम्पायर। ये जो पिक है वो एंग्लो मराठा वॉर की है। द ब्रिटिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन प्रूव्ड सुपीरियर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मराठा एम्पायर के साथ में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो इनके अंदर यूनिटी की कमी है, तो ज़्यादातर टाइम जो मराठा साम्राज्य है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में लड़ाई में थोड़ा अपना टाइम को वेस्टेज करेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे हैव अ मॉडर्नाइज्ड वेपन, और इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इनकी आर्मी में आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से मराठाओं को हार देखनी पड़ी। बट इफ आई एम सेइंग कि पूरी तरीके से हार देखनी पड़ी, नहीं, आज भी बहुत सारे मराठा किंग्स हैं। तो दिस इज द पावर एंड 1880 मराठा पावर हैज एंडेड, यानी 1818 तक मराठा पावर एंडेड हो गया। अब तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आप बोल रहे हो कि मराठा ज़्यादा महान थे, बट जो आपका मुगल पावर है वो तो 1818 तक चला। इसके पीछे एक रीज़न है बेटा, क्योंकि इस कंडीशन पे आके मुगल पावर बस एक सिंबल रह गई है। मुगल पावर केवल एक सिंबल रह गई है, क्योंकि कोई भी उनको हटाना नहीं चाहता, सब उनके नाम को यूज़ करेंगे। क्योंकि 1833 में जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने बहुत क्लियर बोल दिया था कि आज से जो मुगल लैंग्वेज है फारसी, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इंग्लिश का यूज़ करेंगे, और हमारे सिक्कों पे मुगल बादशाह की फ़ोटो नहीं छपेगी। और 1853 और 54 में तो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को ऑर्डर दे दिया था कि यू आर द लास्ट किंग जो लाल किले में रह रहा है, लाल किले को बैकहैंड कर दो। इसीलिए अंतिम समय में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किले को छोड़ के कहाँ रह रहे थे, हुमायूं के मकबरे में रह रहे थे। एक सिंबॉलिक है मुगल एम्पायर। आफ्टर औरंगजेब और औरंगजेब के 50 साल बाद से अगर देखोगे तो उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस पूरी की पूरी स्लाइड को कवर अप कर दूँ तो आपको ये हेडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मराठाओं के साथ में क्या हुआ आफ्टर छत्रपति महाराज। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द संभाजी सक्सीड द शिवाजी। औरंगजेब फेल्ड टू कम्प्लीटली डिफीट मराठाज, क्योंकि एक के बाद एक अच्छा लीडर आ रहा है। संभाजी के बाद में राजा राम जी आ जाएंगे, राजा राम जी के बाद में ताराबाई जी आ जाएंगे, ताराबाई जी के बाद में पेशवा आ जाएंगे, पेशवा बाजीराव फर्स्ट बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। पेशवा बिकम द पावरफुल लीडर एंड बाजीराव फर्स्ट एक्सपेंडेड द एम्पायर। मराठा रिकवर्ड आफ्टर पानीपत एंड ब्रिटिश रूल रिप्लेस द मराठा पावर 1818। समझ में आया तो ठीक, होना रट्टा मान लेना। इसलिए मैंने अब सारी की सारी चीज़ें लास्ट में किसमें डाल दी हैं, एक स्लाइड में डाल दी हैं। दिस इज ऑल अबाउट। तो मराठा बिकम द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट पावर आफ्टर द मुगल, बट इंटरनल डिवीजन एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इवेंचुअली लेड द डिक्लाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम पढ़ेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको मल्टीपल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि व्हाट इज़ द मराठा एक्सपेंशन एंड व्हाट अबाउट द, उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इंट्रोडक्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश है ना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्योंकि ही द फर्स्ट जनरेशन रूलर ऐसा तो नहीं था। ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि इनकी जो ग्रैंड फादर हैं, जो इनकी माता जी हैं, जो इनके पिताजी हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उस सारी नॉलेज का रिजल्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज। रेवेन्यू सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेंगे, क्योंकि मराठा में ऐसे बहुत सारे जमींदार थे जो किसानों को तंग कर रहे थे, और शिवाजी को ये पता था कि अगर आपको अच्छे से सिटी चलानी है, अच्छे से राज्य चलाना है, तो आपको किसानों की साइड लेनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहला काम जो शिवाजी ने किया वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सेटल किया, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है उससे आपको लगातार पैसा आता है, और पैसे से ही आप आर्मी चला पाते हो, पैसे से आप वेपन चला पाते हो, पैसे से आप सैलरी दोगे। तो अगर किसी राज्य के किसान सुखी नहीं है तो वो राज्य सुखी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द वर्ड ऑफ द शिवाजी महाराज। इट वॉज फोकस्ड ऑन द गुड गवर्नेंस, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। केवल और केवल लैंड रेवेन्यू पे काम नहीं किया, उन्होंने जस्टिस पे भी काम किया, उन्होंने सिक्योरिटी पे भी काम किया, उन्होंने गवर्नेंस पे भी काम किया। इन्होंने अपने नीचे 8 मंत्री रखे जिनको बोला जाता था अष्ट प्रधान। क्या बोला जाता था? अष्ट प्रधान। जस्टिस और सिक्योरिटी के ऊपर काम किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प स्ट्रेंथन द मराठा एम्पायर, बोथ सिविल एंड मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने सिविल सिस्टम पे भी काम किया और मिलिट्री सिस्टम पे भी काम किया। एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मराठा सक्सेस। यानी जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है वो क्या था? मराठा सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था। कुछ मिलिट्री सिस्टम तो आपके राज्य को एक्सपेंड करने में आगे हेल्प करेगा, बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करती है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए एग्जांपल बोला जाता है कि सारी कंट्रियों के पास में एक सेना होती है ना। एवरी कंट्री हैव वन आर्मी, यूएस आर्मी, इंडियन आर्मी, बट पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ आर्मी के पास में कंट्री है। तो अगर आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है तो वहाँ पे राज्य में क्या होगा? केओस होगा। तो वही कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रीमलाइन सिस्टम शिवाजी ने बनाया वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मराठा साम्राज्य बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। आगे हम इनके 8 मंत्रियों के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड द अष्टप्रधान। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो मराठा सिस्टम को आपको थोड़ा और अंदर जाना है तो आपको एक और चीज़ समझना है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बेटा रेवेन्यू से रिलेटेड होगा कि रेवेन्यू टैक्स कितना आ रहा है, कितना टैक्स लगाना है, कहाँ से टैक्स वसूल करना है, जितने भी कागजात होंगे, यानी मिलिट्री को छोड़कर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं। अब शिवाजी ने क्या किया? सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया। अगर कोई भी पर्सन महाराष्ट्र से हरियाणा में भी पोस्टिंग है तो उसकी पूरी की पूरी सैलरी सेंटर से जाएगी, है ना। तो शिवाजी इंट्रोड्यूस द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पूरी की पूरी पावर शिवाजी और उनके अष्टप्रधान के हाथ में रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डिसीजन बट कंट्रोल्ड बाय द किंग, यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ पे लड़ाई करनी है, कहाँ पे फोर्ट बनवाना है, किस फोर्ट की मरम्मत करवानी है, कितने वेपन्स बनवाने हैं, कितना टैक्स लगाना है, किसानों से कितना टैक्स लेना है, कितनी ज़मीन देनी है, मंदिर कहाँ बनवाना है, तो ये सारे चीज़ें और ये सारे डिसीजन किंग लेगा। ऑफिशियल वर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रूलर, यानी जो ऑफिशियल्स हैं वो सीधे किससे आके मिलेंगे? किंग से आगे मिलेंगे, और किंग तो ही वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर ऑफिशियल कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी
किसकी होगी, उनकी होगी, और सीधे किससे बात करेंगे, राजा से बात करेंगे। तो अपॉइंटमेंट भी राजा करेगा और निकालने की पावर भी राजा की होगी। द सिस्टम रिड्यूस द मिसयूज ऑफ पावर, क्योंकि जब आप राजा के अंडरटेकिंग में सीधे आ रहे हो और आप राजा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी छत्रपति जैसे महान किंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अपनी पावर को काफ़ी सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, तो मिसयूज नहीं होने वाला। जबकि मुगल एम्पायर में आपको मिसयूज बहुत इजीली देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर द बैटल कंट्रोल ओवर द किंगडम। जो जो कमी थी शिवाजी ने एक एक करके उन सिस्टम्स को दूर किया, और उसी की वजह से जो मराठा एम्पायर वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आगे आप बात करोगे द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, केवल और केवल उन्होंने रिफॉर्म नहीं किया, उन्होंने क्या हेरिडिटरी पोस्ट को भी एंड किया। जैसे ये ग्रैंडफादर थे, उनका बेटा हुआ, अब उनका बेटा और बेटी हो गए। अब जैसे मान के चलो कि ये जो हमारे अंकल जी हैं, ये अगर मराठा आर्मी में सेनापति होते तो इनका लड़का भी सेनापति बनता और इनका जो ग्रैंड सन है वो भी सेनापति बनता। तो दिस इज ऑल अबाउट। शिवाजी ने क्या किया, हेरिडिटरी गवर्नमेंट पोस्ट को खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको सेनापति बनना है ना, तो पहले तो एक जो एग्जाम होगा उस एग्जाम को निकालो, मल्टीपल जो भी उनका बेंच मार्क सेट था उसको निकालना पड़ेगा। पोजीशन वर गिवन बेस्ड ऑन द अवेलिटी एंड लॉयल्टी, जो भी उनकी अवेलिटी थी उसके ऊपर और लॉयल्टी के ऊपर उनको पोस्ट दी जाने वाली थी। ऑफिसर कुड नॉट ऑटोमेटिकली पास पावर टू देयर चिल्ड्रंस, उन चिल्ड्रंस की भी लॉयल्टी और उनमें कितना पोटेंशियल वो चेक होने वाला था। दिस इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई। एंड मेरिट बिकम द मोर इंपॉर्टेंट देन द फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पे एक मेरिट की बात होने लगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी नए पर्सन अब मराठा एम्पायर, मराठा आर्मी, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे थे वो कैपेबल थे, उन सब की स्क्रूटनी हो रही थी, उन सब के एग्जाम टाइप का कुछ हो रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द सैलरीड ऑफिशियल। शिवाजी ने काम किया, ऑफिशियल रिसीव्ड सैलरी, लैंड ग्रांट वर जनरली अवॉइडेड, यानी उन्होंने किसी भी पर्सन को जमीन नहीं दी। देखो होता क्या था, जैसे ये जमीन है, ठीक है, तो इन रियल टर्म्स में जमीन से टैक्स किसके पास में जाएगा, किंग के पास जाएगा, और किंग क्या देगा, सैलरी देगा। आज की डेट में ऐसे तो होता है ना, सीधे टैक्स सरकार के पास में आता है, सरकार सबकी सैलरी देती है। बट मुगल एम्पायर में क्या हो रहा है कि अगर ये ज़मीन है तो ये ज़मीन एक पर्सन को दे दी जाएगी, दैट्स कॉल्ड द गवर्नर। वो गवर्नर टैक्स वसूल करके उस टैक्स के बचे हुए पार्ट को राजा को देगा। शिवाजी ने सिस्टम ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला सिंपली जिस भी पर्सन का मैं रिक्रूटमेंट करूँगा वो पूरा टैक्स कलेक्ट करके मेरे पास भेजेगा और मैं उस टैक्स में से आपको पैसे दूंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को आपने ज़मीन दे दी तो वो अपने आप को राजा की तरह बिहेव करवा सकता है, बट जब उस पर्सन को सैलरी दी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं राजा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। पोजीशन वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी, ऑफिसर कुड नॉट ऑटोमेटिकली पास द पावर एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लगातार चली थी। सैलरी हैव द मेंटेन द डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी, सबको पता था कि मेरा घर सैलरी पर चल रहा है, सही से काम नहीं करूँगा तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज द पेक ऑफ द अष्टप्रधान। छत्रपति थे, सबसे पहले उनके पास सचिव था जो लैंड रेवेन्यू को देखता था, और न्यायाधीश था, न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते थे जो कानून व्यवस्था को देखते थे, और पंडित राव थे जो रिलीजियस अफेयर को देखते थे, सेनापति थे वो कमांडर इन चीफ थे यानी सेना को देखते थे, सुमंत थे वो फॉरेन अफेयर्स को देखते थे, मंत्री जो थे वो इंटेलिजेंस थे, और अमात्य और प्रधान प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब अष्टप्रधान थे। 1 2 3 4 और 4 8, तो इन सबको क्या बोला गया, अष्टप्रधान बोला गया। तो दिस इज द सिस्टम विच डेवलप्ड बाय द शिवाजी। उन्होंने केवल ये नहीं किया कि उन्होंने ऑफिसर्स बनाए, सैलरी बनाई, उन्होंने बोला कि एक ऑफिसर्स को मैं ज़्यादा टाइम तक एक जगह पर रहने नहीं दूंगा। तो लगातार ऑफिसर्स का क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे। नो ऑफिसर रिमेन्ड ऑन द प्लेस फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये पर्सन ए है, ठीक है ना, लेट्स अज्यूम ये इस एरिया में आके एक लंबे समय तक रहता है, तो इस पर्सन की इस पूरे एरिया पे एक पकड़ बन जाएगी। दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द पर्सन, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके राजा को ही चैलेंज कर दे। तो छत्रपति ने बोला कि जैसे आज के टाइम पे डीएम का या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से मैं लगातार इनका क्या करता रहूँगा, ट्रांसफर करता रहूँगा। लॉयल्टी रिमेन्ड विद द किंग, यानी उसको हमेशा किंग के साथ में लॉयल्टी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इतने सारे रिफॉर्म के बाद में जाके कहीं मुगल एम्पायर बच पाया, बट ये रिफॉर्म आपको मुगल नहीं, मराठा एम्पायर बच पाया, सॉरी माय बैड, ये रिफॉर्म्स आपको मुगल एम्पायर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, जैसे जैसे ट्रांसफ़र होगा वैसे वैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो पूरे तरीके से छत्रपति के कंट्रोल में रहेगी। क्यों, उनको पता है सैलरी भी राजा देंगे और हमको ट्रांसफ़र भी राजा करेंगे, तो क्यों फालतू की हरकतें करना। टैक्सेस वर
इंपॉर्टेंट ऑफ द रनिंग एम्पायर। छत्रपति शिवाजी को पता था कि जो टैक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टैक्स नहीं मिला तो दिक्कत होगी। रेवेन्यू सपोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी, उनको पता था कि रेवेन्यू से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है और आर्मी चलती है। द न्यू टैक्स सिस्टम बट इंट्रोड्यूस दिस टैक्स एक्सपेंडेड द मराठा इन्फ्लुएंस, यानी उन्होंने पूरे के पूरे रेवेन्यू सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया ताकि पूरे के पूरे राज्य को हम अच्छे तरीके से क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें। देखो एक बहुत अच्छी मूवी है रेड, जो अजय देवगन सर की है, तो उसका पहला ही पिक है द कोशो मूलोधन, यानी राजा जी की आर्मी से बड़ा राजा जी का खजाना, क्योंकि उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी तो खजाना ही चाहिए ना भाई। तो एंड ऑफ द डे ये। अब द चौथ, अब देखो शिवाजी ने एक नए तरीके का टैक्स निकाला, उन्होंने बोला दैट्स कॉल्ड द चौथ। अब ये चौथ किस तरीके से ली जाती थी, जैसे ये मराठा किंगडम है, ठीक है, और ये दूसरा किंगडम है, और मराठा ने इन पे अटैक किया और इस पूरे के पूरे अटैक में ये किंगडम लॉस कर गया, लूज हो गया। तो इस किंगडम को डायरेक्ट अपने में ना मिला के मराठा इनसे बोलेंगे कि आपको अपने रेवेन्यू का 25% हमको देना है, इसके बदले में हम आपको सेफ्टी देंगे। देयर सम काइंड ऑफ अ मनी जो मराठा ले रहे थे, किसके लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, और इसके लिए भी कि हम आप पे फ्यूचर में हमला ना करें। देखो ये तो बहुत अच्छा है। एक तरफ मुगल्स हैं, लगातार जाके हमला करके पूरे राज्य को बर्बाद कर देते थे, जैसे अकबर ने किया था चित्तौड़ में, तो ये 25% लेते थे। दिस वर कलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरी आउटसाइड ऑफ द डायरेक्ट मराठा रूल। एक तो रूल वो है जहाँ पे सीधे मराठाओं का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, एक रूल ये है, एक टेरिटरी वो है जहाँ पे मराठाओं का कंट्रोल नहीं है, और जहाँ पे मराठाओं का कंट्रोल नहीं है वहाँ पे वो क्या लेंगे, 25% टैक्स लेंगे। दैट्स कॉल्ड द चौथ। देखो जैसे आपको चौथ समझ में आया तो समझ लेना 1/4, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स बिकम द मेजर सोर्स ऑफ द इनकम, यानी ये मराठा एम्पायर की सोर्स का एक बहुत बड़ा वो था। दे इंक्रीज द मराठा वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, और चौथ ने क्या किया, मराठा इन्फ्लुएंस को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया, क्योंकि राजाओं को पता था कि हम मराठाओं से फाइट नहीं कर सकते, तो भैया सबसे अच्छा तो ये है कि हम हार जाएं, तो उससे अच्छा तो ये कि 25% टैक्स दे दो, और अच्छी डील थी। उसके बाद में इन्होंने नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, दैट्स कॉल्ड द सरदेशमुखी। सरदेशमुखी की वॉज द एक्स्ट्रा 10%, यानी इट वॉज कलेक्टेड अलॉन्ग विद द चौथ, यानी आपको चौथ के साथ साथ 10% ऑफ द चौथ आपको देना पड़ेगा, किसको, मराठा किंगडम को देना पड़ेगा। दिस रिकॉग्नाइज द मराठा अथॉरिटी ओवर द रीजन। इससे पता पड़ता था कि जो मराठा अथॉरिटी है वो किसके ऊपर है, इन राज्य के ऊपर है। हेल्प टू इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू। चौथ और सरदेशमुखी से भी मराठा इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ने वाला था, क्योंकि ये एक ऐसा रेवेन्यू सोर्स था जो बाहर से आने वाला है। सरदेशमुखी फर्दर स्ट्रेंथ इन द मराठा इन्फ्लुएंस। तो सरदेशमुखी और चौथ हमेशा ध्यान रखना, सरदेशमुखी इज अ 10% एंड चौथ इज अ 25%। इसके बाद में जब आप बात करोगे स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेज, अब देखो रेवेन्यू का तो सेटअप हो गया, हम अपने किसानों से रेवेन्यू ले रहे हैं, प्लस चौथ भी ले रहे हैं, प्लस सरदेशमुखी भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो सिंपली जो मराठा इन्फ्लुएंस है उससे अब क्या होगा, वो आर्मी पे खर्चा होगा। मराठा मिलिट्री हैड द 3 ब्रांचेस, उनके पास में 3 ब्रांचेस थी, इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी और नेवी थी। बेसिकली इन्फेंट्री तो होती है पैदल सैनिक, कैवलरी होती है जो घोड़े पे चलती है, और नेवी फॉर्म्ड द आर्म्ड फोर्सेस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो वेस्टर्न कोस्ट था वहाँ पे मराठा थे, और यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा किसका था, पोर्चुगीज़ का था। तो उनको देखने के लिए इनको नेवी भी बनानी पड़ी, और यही चीज़ मराठा एम्पायर को मुगल एम्पायर से अलग बनाती है, क्योंकि मुगल एम्पायर ने कभी भी नेवी पे ध्यान दिया ही नहीं। ईच ब्रांच हैव अ स्पेसिफिक रोल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रोटेक्ट द एम्पायर, यानी तीनों ब्रांच को अलग अलग रोल दिए गए थे, हर ब्रांच को अपने अलग अलग तरीके से लड़ाई करने का मौका मिलता था। एंड पावरफुल मिलिट्री इसेंशियल फॉर द मराठा एक्सपेंशन। दिस इज द कैवलरी। मैंने देखो यहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी का पिक लगाया, बिकॉज दे कॉल द इन्फेंट्री, सॉरी नॉट अ कैवलरी। इन्फेंट्री कंसिस्टेड द सोल्जर फाइटिंग ऑन द फीट और फुट पे ये लगातार फाइट करते थे, इनके हाथ में तलवार भाले बर्छे होते थे। दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बैटल, इनका काम था पूरे के पूरे बैटल को डिसाइड करना कि कहाँ ये बैटल जाने वाला है। दे डिफेंडेड फोर्स एंड टेरिटरी, दे सपोर्टेड द कैवलरी ऑपरेशंस। ये क्या करते थे, घोड़े के आगे रह के घोड़े को सपोर्ट करते थे, घोड़सवार ऊपर से क्या भाला मारता था। इन्फेंट्री फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मैनी मिलिट्री कैंपेन, यानी जो इनकी इन्फेंट्री थी उसका काम था मल्टीपल ऑपरेशंस में मराठा एम्पायर की जीत को तय करना। तो सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के चल रही हैं, ऐसा नहीं था कि जैसे पिछली बुक्स में केवल मराठाओं को 1 या 2 पेज में ख़त्म कर दिया, नहीं। कैवलरी की बात करें,
कैवली सोल्जर फॉट ऑन द हॉर्स बैक, दे वर नोन फॉर द स्पीड एंड मोबिलिटी। अगर किसी एरिया में बहुत जल्दी से हमला करके वापस आना है तो वहाँ पे आप इन्फेंट्री का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप यूज़ करोगे किसका, कैवलरी का, क्योंकि कैवलरी का काम ही ये है कि आप लगातार काफ़ी स्पीड में जाके हमला करके वापस आ सको। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैवलरी। कैवलरी वॉज द हाईली इफेक्टिव इन द वॉरफेयर, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। घोड़े की पीठ पे बैठ के आप एक नॉर्मल सिपाही से काफ़ी ऊपर हो जाते हो, और जो स्पीड होती है वो आपको अनबीटेबल बना देती है। और अगर आपके हाथ में जो भाला है लंबा वाला वो है तो आपका जो मारने का रेंज है वो काफ़ी हो जाएगा। यानी जब तक मॉडर्न वॉरफेयर नहीं आएगा, जब तक ब्रिटिश राज नहीं आएगा, ब्रिटिश राज के पास में गन है, तो वहाँ पे जाके हॉर्स फेल हो जाएंगे। आज की डेट में आपको हॉर्स इतनी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज वी आर परचेजिंग बाइक एंड कार्स, बट हॉर्स ह्यूमंस का सबसे लॉयल एनिमल रहा है, डॉग से भी ज़्यादा। पता नहीं कितनी फायर्स में हम लोग हॉर्स की पीठ पे बैठे हैं। तो कैवलरी वॉज द हाई इफेक्टिव इन द वॉरफेयर एंड कैवलरी गिव द मराठा द मेजर मिलिट्री एडवांटेज। तो लगातार कैवलरी ने इनको क्या दिया, मिलिट्री एडवांसमेंट दिया। इसके बाद में जब आप जाओगे कैवलरी, फिर से ये रिपीट हो गया, सॉरी। इसके बाद में दो और चीज़ थी, एक थे बारगीर्स एंड द स्लेदार्स। बारगीर रिसीव द हॉर्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द स्टेट। ये जो बारगीर्स हैं इनको इंस्ट्रूमेंट और हॉर्सेस कहाँ से मिलना है, स्टेट से मिलना है। स्लेदार प्रोवाइड देयर ओन हॉर्सेज एंड वेपन्स, यानी अगर इसमें से ये बारगीर है और ये स्लेदार है, ठीक है, इसको हम बी बोल देते हैं, इनको हम एस बोल देते हैं। तो इनको जो हॉर्स मिला है वो भी मराठा एम्पायर से मिला है, जो भी वेपन मिले वो भी मराठा एम्पायर से मिले हैं, बट स्लेदार को ये खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बोथ सब द मराठा आर्मी टुगेदर द स्ट्रेंथ इन द कैवलरी पावर। तो यानी केवल और केवल कैवलरी नहीं था, कैवलरी को बारगीर्स और स्लेदार दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। डिफरेंट कैवलरी सिस्टम इंप्रूव द मिलिट्री एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन इन्फ्लुएंस। जब यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया तो जैसे तोड़दार गन थी, तो मराठा नोटिस द यूरोपियन मिलिट्री सुपीरियरिटी, दे रिक्रूट ट्रेन द यूरोपियन स्टाइल ट्रूप्स। उन्होंने केवल उन चीज़ों को समझा, अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करने का ट्राई किया, और अपने जितने भी वो थे सैनिक उनको रिट्रेन करने का ट्राई किया। मॉडर्न आर्टिलरी वार इंट्रोड्यूस, वो नई नई गन्स लेके आए, और महादयाजी सिंधिया डेवलप द लार्ज मॉडर्न आर्मी। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज द मराठा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यू इक्विपमेंट आ रहे थे, ये क्या कर रहे थे, अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे थे, और दैट्स कॉल्ड द कन्वेंशनल मराठा वेपन्स। ये सारे वेपन्स के पिक हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। स्वॉर्ड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दे आर यूजिंग, गन्स वर ऑल्सो यूज्ड इन द लार्ज नंबर, एंड रॉकेट वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द कैंपेन। ये लगातार रॉकेट्स का यूज़ करते हुए, रॉकेट में क्या होता था ना, पीछे एक एरो वो लगा रहता था स्वॉर्ड, और रॉकेट को छोड़ देते सामने वाली आर्मी पे जाके गिरता था। तो रॉकेट से तो कुछ नहीं होता था, पीछे जो तलवार लगती थी वो 2-3 आदमी को साफ कर देती थी। मेटल ट्यूब रॉकेट अपीयर्ड बाय द 77, ये मेटल ट्यूब रॉकेट्स का लगातार यूज़ करते थे। ये देखिए इनकी गन्स हैं, ये इनके नाइफ्स हैं, ये डिफरेंट इनके द मराठा कंबाइंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वेपन्स, यानी इनके पास में ट्रेडिशनल भी थे और मॉडर्न वेपन्स भी थे। तो दिस इज ऑल अबाउट। लास्ट में आता है इनका फोर्ट। अब देखिए ये वाला, इस वाले फोर्ट को देखिए, दैट्स कॉल्ड द हरिहर फोर्ट। ये बेटा 80 डिग्री का वो है स्लोप, 80 डिग्री, परसेंटेज नहीं। फोर्ट वर क्रूशियल फॉर द मराठा डिफेंस एंड शिवाजी विल्ड एंड कंट्रोल द मैनी फोर्स, यानी शिवाजी तो जो थे उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे फोर्ट्स को कंट्रोल किया था। ये प्रोटेक्टेड इंपॉर्टेंट रूट एंड फोर्ट ऑफ द गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी जहाँ पे भी एक ट्रेड रूट है, जैसे ये रूट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे व्यापारी जाएंगे तो यहाँ पे वो एक फोर्ट बना देंगे, जिससे ये ट्रेड रूट्स पे क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। दूसरा, जहाँ पे भी लड़ाई हो सकती है वहाँ पे वो लगातार फोर्ट्स बनाएंगे। जैसे औरंगजेब ने इसको घेरा तो वो इस फोर्ट में चले गए, इसको घेरा तो वो इस फोर्ट में चले गए। तो इस तरीके से फोर्ट वर द फाउंडेशन ऑफ द मराठा मिलिट्री पावर। सोचो इस फोर्ट पे चढ़ने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। कभी हरिहर फोर्ट को सर्च करना ऑन यूट्यूब चैनल, जब आपको पता पड़ेगा कि फोर्ट क्या है। इस पिक में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जुडिशियल सिस्टम, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम बनाया। मराठा हैड द एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम, कैपिटल पनिशमेंट वर यूज्ड एंड लोकल डिस्प्यूट वर सेटल क्विकली। तो ये कैपिटल पनिशमेंट और लोकल जो डिस्प्यूट होते थे उसको क्विकली सेटल करते थे, एंड जस्टिस वाज एक्सेसिबल टू द पीपल, यानी लोग बहुत ईजीली जस्टिस ले सकते थे, ठीक है। द मराठा प्रमोट फ्री एंड इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनके पास में एक न्यायाधीश होता था, जो मैंने अष्टप्रधान में बताया था। दिस इज ऑल अबाउट। फिर आता पंचायत एंड कोतवाल। पंचायत को सेटल किया गया था लोकल लेवल पे, और पंचायत का काम था लोकल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना, यानी जैसे कोई विलेज लेवल है तो पंचायत वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको वहीं पे ख़त्म कर देगा, ताकि ऊपर जो सिस्टम है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अपील कुड बी मेड एट द मराठा चीफ। अगर आपको पंच का या वहाँ पे जो भी न्यायाधीश हैं उनका वो समझ में नहीं आता डिसीजन, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली
जो मराठा चीफ है उनके पास में भी जा सकते हो, मराठा चीफ से सीधे बात कर सकते हो कि सर देखो ये जो सिस्टम है हमको समझ में नहीं आया, हमारे साथ गलत हुआ, प्लीज़ आप देख लो, ठीक है। कोतवाल मेंटेन द लॉ एंड अदर इन द सिटी। देखो कोतवाल वर्ड आज भी यूज होता है, आपने सुना होगा कि वी बिलोंग फ्रॉम दिस कोतवाली, यहाँ पे कोतवाल साहब हैं, तो ये वर्ड पहले से ही चल जा रहा है। मेजर टाउन हैड ऑर्गेनाइज द पुलिसिंग सिस्टम, जो बड़े बड़े से वो थे सिटी, वहाँ पर आपको पुलिसिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। पुलिसिंग सिस्टम का मतलब क्या है? पुलिसिंग सिस्टम जैसे किसी की चोरी हो गई तो उसके लिए जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी का खून हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे किसी को एक्सेसिबल ही नहीं था जस्टिस सिस्टम। लोकल इंस्टीट्यूशन इंश्योर द पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी लगातार जो विलेजेस हैं, जो भी आपका एरिया है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए, उन प्रॉब्लम से सेव करने के लिए आपको जुडिशियल सिस्टम भी मिलेगा, लोकल जुडिशियल सिस्टम भी मिलेगा और आपको पुलिस भी देखने को मिलेगी। लास्ट में आता है ट्रेड नेटवर्क। शिवाजी इंक्रीज द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड्स, मराठा से ट्रेड विद द यमन, ओमान एंड मलेशिया। तो लगातार ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे, इंटरनल ट्रेड भी हो रहा था डिफरेंट एरियाज इन इंडिया, और साथ साथ ये क्या कर रहे थे? बाहर भी ट्रेड कर रहे थे। एंड ट्रेड इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देखो एंड ऑफ द डे किसी भी राज्य को चलाने में मिलिट्री का तो रोल होता है, बट उससे ज़्यादा रोल होता है वहाँ के ट्रेडर्स का। अगर किसी एरिया में ट्रेडर्स घुसे ना तो वहाँ पे जॉब भी जनरेट होंगी और वहाँ पे लोगों का फ़ायदा भी होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अगर यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, वरना लास्ट में वही हमारी रट्टा वाली स्लाइड आती है। दिस इज हेयर। सैलरीड ऑफिसर थे, ट्रांसफ़र हो सकता है। चौथ और सरदेशमुख के नाम के 2 टैक्स थे। स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी थी। 4 वे डिफेंस सिस्टम था। एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम था एंड ग्रोथ ऑफ द ट्रेड नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जैसे द ब्रिटिश राज। ओके, और बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय 7th क्लास सीरीज़, और 9th और 10th पे तो हम लगातार काम ही कर ही रहे हैं। तो मैंने ऊपर पिन कमेंट में 10th का प्लेलिस्ट डाल दिया है, यू कैन गो एंड वॉच देयर एंड सजेस्ट टू योर ब्रदर एंड सिस्टर। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम पढ़ेंगे कल्चरल रिवाइवल, कल नहीं डेफिनेटली ऑन फ्राइडे। ओके, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। टाटा बाय बाय।